हेलो फ्रेंड्स, गुड नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा ब्रिटिश कालीन संवैधानिक विकास समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके बाद फिर हम आर्टिकल वाइज पढ़ते जाएंगे। नागरिकता हो गई, मूल अधिकार, डीपीएसपी, पीएम, सीएम, केंद्र राज्य संबंध, प्रेसिडेंट, पंचायत राज। तो फ्रेंड्स, इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे हम। आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ते हैं। 1935 तक आते आते परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। असहयोग आंदोलन भी हो चुका है, सबने अवज्ञा आंदोलन भी हो चुका है, क्रांतिकारियाँ गतिविधियाँ भी बहुत तेज़ी से रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ चुका है। तो इस वजह से जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, ब्रिटिश लोग वैसे वैसे अपना एक्ट लाते रहते हैं, अपने एक्ट में प्रलोभन के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इसमें क्या है, जैसा कि हमने 1919 के एक्ट में आपको बताया था, इसमें केंद्र में दैध शासन लागू करने की प्रावधान था। और यहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935 से एक्ट को ही हिंदी में अधिनियम कहते हैं, इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। यहाँ से केंद्र में दैध शासन लागू हो जाता है। दैध शासन का मतलब सेम चीजें हैं। रिजर्व विषय, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। रिजर्व में क्या है? न्याय है, वित्त है, पुलिस है, राजस्व है। हस्तांतरित में क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोकहित जैसे मुद्दे हैं। तो इसलिए मेन ब्रिटिश के पास ही रहता था। और यहाँ पे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ, जो कि बन नहीं पाया था। अखिल भारतीय संघ प्रांतों में दैध शासन 1919 में लागू किया गया था। हमने पिछले एक्ट में देखा है, पिछले क्लास में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वीडियो आप देखें, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है। प्रांतों में दैध शासन समाप्त। दैध शासन समाप्त मतलब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाती है। प्रांतों को स्वायत्तता मिल जाती है। प्रांतों के पास अब दोनों प्रकार के विषय रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आगे हम बढ़ते हैं। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अखिल भारतीय संघ क्या है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण और अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा। अभी हमने देखा अखिल भारतीय संघ की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण कैसे होगा। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, तो हम बात करते हैं अखिल भारतीय संघ का निर्माण कैसे होगा। तो इसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे। ब्रिटिश प्रांत कितने होंगे? 11 और कमिश्नरी क्षेत्र को कौन होंगे? केंद्र शासित कितने होंगे? यूनिटरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र 6 होंगे। कमिश्नरी क्षेत्र कितने होंगे? 6 होंगे। और ये ब्रिटिश प्रांत कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। देसी रियासतें रहेंगी। देसी रियासतें कितनी रहेंगी? कोई उल्लेख नहीं है। देसी रियासतें अपनी स्वेच्छा से जुड़े, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी देखिए यहाँ से। ये तो अनिवार्य रहेंगे। ये अनिवार्य रहेंगे। यहाँ स्वेच्छा था, अनिवार्य नहीं था। तो अखिल भारतीय संघ बन क्यों नहीं पाया था? अखिल भारतीय संघ बनने की शर्त थी। अखिल भारतीय संघ बनने की शर्त, अखिल भारतीय संघ बनने की क्या शर्त थी
कि आधे से ज़्यादा देशी रियासतें सहमत होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा देशी रियासतों की सहमति होनी चाहिए। जो कि अंग्रेज को पहले से पता था कि सहमति नहीं होगी, क्योंकि राजा महाराजा वो अपने शान शौकत में व्यस्त रहते थे। वो अखिल भारतीय संघ बनने में योगदान नहीं दिए, कुछ एकाध कुछ सहमत हुए, बाकी मैक्सिमम लोग नहीं सहमत हुए, इसलिए अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया। अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। आधे से ज़्यादा देशी रियासतों की सहमति अनिवार्य थी, जो कि सहमति नहीं मिल पाई तो नहीं हो पाया। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन कैसे लागू हुआ था। 1919 के एक्ट में हमने जाना प्रांतों में द्वैध शासन कैसे था। अब केंद्र में द्वैध शासन हम जान लेते हैं। केंद्र में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट। इसमें भी 1919 की तरह चीजें सेम है, आरक्षित है, हस्तांतरित है। आरक्षित है, हस्तांतरित है। आरक्षित विषय में क्या है? रक्षा है, राजस्व है, मेन रक्षा है, राजस्व है। रक्षा में पुलिस वगैरह, पुलिस सेना ये सब आ जाएंगी। राजस्व में कर वगैरह लेने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार ये आ जाएगा। धर्म है, जनजाति है। जनजाति का मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का मतलब ये रहता था वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा रहते थे, संसाधनों का ये दोहन करते थे, इसलिए इनको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए था। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम जनजाति क्षेत्रों में ही रहती है। वर्तमान झारखंड देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य देख लीजिए, तो वहाँ पे आम नागरिकों को प्रतिबंधित कर देते थे। और देखिए फ्रेंड, जैसे पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य आज भी हम जैसे सांस्कृतिक रूप से हम जोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं। अंग्रेजों ने पहले से ये चीज़ें प्लान रहा है, उनका प्लानिंग पहले से रही है, क्योंकि कभी जुड़ने ही नहीं दिए। जब आप 200 सालों तक राज करेंगे, किसी को हमसे 200 सालों तक अलग रखेंगे। जैसे एक बच्चा है, अगर एक अपने पेरेंट्स से जन्म लेते ही इसको एकदम अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका लगाव अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा। यही चीज़ यहाँ भी की है। पूर्वोत्तर राज्य को जो भी जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ शुरू से ही आम नागरिकों का प्रतिबंध कर देते थे। आम नागरिक वहाँ पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें संसाधनों का दोहन करना रहता था। इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक विलक्षणता हमेशा बनी रही, वो आज तक बनी है। तो ये कारण रहा है सर्वप्रथम कारण। आज जो भी परिस्थितियाँ हमारे विद्यमान है पूर्वोत्तर राज्यों में, इंटरनल सिक्योरिटी में आप लोग ये सब पढ़ते हैं, नहीं तो इंटरनल सिक्योरिटी क्लास ली जाएगी बाद में, तो इस चीज़ हम डिटेल में जानेंगे कि आज जो समस्या है इसका आज का वर्तमान नहीं है, इसका हम पास्ट से देखते हैं। पास्ट से यही मिलता है, ब्रिटिश ही जिम्मेदार हैं फाइनली। कुछ जिम्मेदार हम भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदार ब्रिटिश हैं। हस्तांतरित में कौन? शेष विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रांतों को स्वायत्तता कैसे दी है। प्रांतों की स्वायत्तता के बारे में। प्रांतों की स्वायत्तता, प्रांतों को किस प्रकार स्वायत्तता? प्रांतीय विधाएं, पहले प्रांतीय विषय बनाए, ठीक है, जो प्रांतीय विषय पहले रहता था। प्रांतीय विषय, प्रांतीय सरकारें थी। कानूनी निर्माण का अधिकार दे दिया जाता है, कानूनी विधि बनाने की या विधि निर्माण का, या कानूनी विधि निर्माण का शक्ति मिल जाती है। कानूनी विधि, केंद्र का हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा। केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा इसमें। प्रांतीय सरकारें रहेगी, कानून विधि बनाएंगे अपना, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। प्रांतीय गवर्नर भी रहेंगे।
जो प्रांतीय गवर्नर होगा वो वायसराय के अधीन नहीं रहेगा। इसके पहले वायसराय के अधीन रहते थे। फ्रेंड्स, 1935 के मैक्सिमम प्रावधान आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारत का संविधान है, मैक्सिमम चीज़ें सबसे ज़्यादा अगर कहीं से ली गई है तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, और भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, कुछ 1949, बाकी मैक्सिमम 1950, 26 जनवरी 1950। उसके पहले हमारा शासन भारत शासन अधिनियम 1935 से ही चलता था। इसलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और प्रांतीय गवर्नर, यहाँ के प्रावधान की बात करते हैं तो जो प्रांतीय गवर्नर हैं वायसराय के अधीन नहीं आएंगे, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। और इनको चुनेगा कौन? ये ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। ये किसके अधीन रहेंगे? ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगे। 1937 में प्रांतों में आम चुनाव भी हुआ था। आम चुनाव हम पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ेंगे। आम चुनाव में किसको कितनी जीत हुई थी और कांग्रेस ने क्यों छोड़ दिया था, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग में कितनी सीटें मिलेगी, कितनी है, तो ये सब हम चुनाव पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया। हम शक्तियों के विभाजन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आज भी हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची जब हम पढ़ेंगे तो उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सूची जिस पे राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, समवर्ती सूची जिस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। उस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अगर समवर्ती सूची पे राज्य सरकार का भी कानून बना दे और केंद्र सरकार भी कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। राज्य सूची पे केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर अगर 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव करें तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। संघ सूची जिस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं, संघ सूची पे केवल संघ सरकार, केंद्रीय सरकार ही कानून बनाएगी। तो हम शक्तियों का विभाजन पे बात करते हैं। संघ सूची है, प्रांत सूची, समवर्ती सूची, जो कि वर्तमान में ये भारत शासन अधिनियम 1935 से दिया गया है। संघ सूची, प्रांतीय सूची या राज्य सूची। हम उस समय प्रांत बोलते थे, आज हम राज्य बोलते हैं। राज्य व्यवस्था में हम राज्य का मतलब एक देश से लेंगे और यहाँ पे हम संविधान में राज्य का मतलब स्टेट से लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, संघ सूची है, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची किसके अधीन होगी? संघ सरकार की। और संघ सूची है, प्रांतीय सूची पे किसका अधिकार रहेगा? प्रांत सरकारों का रहेगा। और समवर्ती सूची में जैसे अभी वैसे तब भी था, संघ प्लस प्रांत। सेम चीज़ है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत सरकार 7वीं अनुसूची जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि केंद्र शक्तियों के विभाजन में अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब ये है कि जैसे जब हमारा 7वीं अनुसूची बना था तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कंप्यूटर बहुत सीमित मात्रा में थे। तो उस समय कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आएगा, डाटा चोरी का कोई मामला आएगा, तो कुछ विषय होता है जिसको अभी हम नहीं जज कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उसको अवशिष्ट शक्तियाँ रख दी जाती है। अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे पास किसके पास है? वर्तमान में भारत संविधान में केंद्र सरकार को दी गई। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों के पास है। और उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास थी, संघ सरकार के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार के पास थी। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार के पास, संघ सरकार का मतलब वायसराय के पास।
अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब जैसे फ्रेंड्स हमने बताया कि कोई मुद्दा है, डाटा चोरी का मुद्दा आ रहा है और अभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए मुद्दे कुछ आ गए हैं, तो ये सब हम उस समय नहीं लिखा गया था, लेकिन आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जब जो चीज़ें सामने आ रही तो उसको हम अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जानते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, उसमें वायसराय के पास थी। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां से भी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात होती है। संघीय न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में भी दिल्ली में भी है। इसका भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेख मिलता है। एक उस समय कितने रहेंगे? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य। आप कमेंट में बताएंगे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने अन्य न्यायाधीश हैं, और वर्तमान में चीफ जस्टिस का नाम भी आप बताएंगे कमेंट में। एक मुख्य न्यायाधीश का हम नाम जान लेते हैं, सर मोरिस गेर थे। सर मोरिस गेर। नाम ना याद आपको याद रहे तो आप गवार के नाम से जान सकते हैं याद करने के लिए। तो एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गेर थे, ये प्रथम न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हमारी संविधान सभा की होगी। तो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। हम फेसबुक पे एफबी पे द बेसिक पॉइंट के नाम से हमारा पेज है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा द बेसिक पॉइंट। यहाँ पे भी वीडियो हमारी अपलोड की जाएगी, आप देख सकते हैं। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपको डाउट होगा वो आप कमेंट सेशन में बताइए। कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाए। अगर जवाब विस्तार पूर्वक रहेगा तो उसको हम एक दिन क्लास लेंगे, क्लास में आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन आप कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसे लगी आपको। आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारे ये चीज़ें मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।